आपके ख़ानदान को 40 साल लगे हैं मेयर हाउस बहावलपुर से गवर्नर हाउस लाहौर तक पहुंचने में। 2008 में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, 2013 में, और फिर मैं सियासी मुआविन बना वज़ीर आला का। प्रेसिडेंट नोटिफाई करने को तैयार नहीं थे, साबिक गवर्नर ये कह रहे थे कि जनाब मैं तो बैठा हूँ। जब सदर ने नए गवर्नर की तकर्री कर दी तो वैसे ही उनको ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस मुतालबे की हमेशा हामी रही है, बहावलपुर सूबे को की हामी नहीं रही है। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए ये मुनासिब अमल था, या वो इंतज़ार कर लेते कुछ देर कि वो ठीक है वो अपना वक्त गुजार लें फिर जाते हैं। इंतहाई मुश्किल हालात थे। एक तरफ हमें ये था कि खुदा ना खास्ता मुल्क को फेल होता नहीं देख सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़ीर लगारी और आप देख रहे हैं एक प्रोग्राम, नया प्रोग्राम, वो है स्पेशल इंटरव्यू। आज मैं गवर्नर हाउस लाहौर में हूं और यहाँ मुझे बहुत सी यादें और तारीख़ की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने खुल कर सामने आ रही हैं। गवर्नर फ्रांसिस मोदी, जनाब हमारे जो हीरो फाउंडिंग फादर सरदार अब्दुल निश्तर, फिर आई चुंदरीगर, और फिर उसके बाद नवाब अफ़काला बाग, फिर नवाब अफ़काला बाग के बाद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर के बाद भी बहुत से लोग यहाँ आते रहे और गवर्नर का मनसब भी उन्होंने संभाला और यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ से राज भी किया। एक ज़माना ये था कि गवर्नर हाउस ताकत का मरकज़ समझा जाता था। ये पार्लिमानी निज़ाम से पहले था, सदारती निज़ाम में हुआ करता था, लेकिन अब भी गवर्नर वफाक के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपना किरदार रखते हैं। और आज हम मिल रहे हैं गवर्नर पंजाब जनाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और बहुत खुश गवर्नर साहब, आपके ख़ानदान का सियासत में बहुत पुराना एक अमल दखल रहा है, आपके बुज़ुर्ग सियासत में रहे हैं। नाज़रीन, मैं भी ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ ज़ुबान बोली जाती है उसकी खिदमत के हवाले से इनके ख़ानदान का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का पहला दीवान जो पूरी सेहत लफ्ज़ी के साथ और कंप्लीट एक जो है वो तारुफ़ के साथ जो शाया हुआ, वो हमारे इंतहाई पूरे इलाके में बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत माने जाने वाले मौलाना अज़ीज़ुर रहमान थे और उन्होंने इसको मुदव्विन किया था। उनकी एक कमेटी थी और वो कमेटी भारी भरकम कमेटी थी और उसमें बहुत बड़े लोग थे और जिनके नाम भी बहुत हमेशा बड़े एहतराम से ले जाते हैं। मौलाना नूर अहमद ख़ान फ़रीदी और अल्लामा अब्दुल रशीद नसीम तालूत और जनाब प्रोफेसर दिलशाद कराची से बहुत सी दीगर शख्सियात थीं जिन्होंने इस पूरे काम में हिस्सा लिया था और दीवान फ़रीद को पहली मरतबा एक सेहत लफ्ज़ी के साथ और एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव तारुफ़ के साथ शाया किया था, जो आज भी बहुत मकबूल है और लोगों में बहुत ज़्यादा उसका मुतालिया किया जाता है। तो सियासत में भी इस ख़ानदान का एक अमल, चूँकि मौलाना अज़ीज़ुर रहमान दबीरुल मुल्क कहलाते थे, रियासत बहावलपुर के एक बड़ी अहम शख्सियत थे और उनके ख़ानदान में बड़ा असर रहा है। और इनके एक बुज़ुर्ग हमारे बहुत मोहतरम थे, मेरे ज़ाती बहुत ज़्यादा मोहतरम थे, जनाब सेठ मोहम्मद उबैदुर रहमान साहब, और उनसे बिल्कुल उनका घर होता था जमील, जो हमारे घर की तरह था। आप जब वहाँ से जाते तो वहीं जाकर रहा करते थे। आज से 40-45 साल पहले उनसे ताल्लुक़ था और उनकी ज़िंदगी में उनके साथ ये ताल्लुक़ रहा है। तो और बड़े बुज़ुर्ग थे हमारे जनाब हफीज़ुर रहमान साहब। अब सियासत का जो अब ताज है वो इनके सर है फैमिली का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फैमिली सागा जो चल रही है, हर आदमी अपनी जिद्दोजहद से, अपनी मेहनत से, अपने किरदार से वो सियासत में आया है और भी इनके साथ हैं जो सियासत में और दोस्त भी दस्तो बाजू होकर चल रहे हैं, लेकिन उनमें मरकज़ी किरदार जनाब मोहम्मद जो हमारे गवर्नर साहब हैं इंतहाई मोहतरम। तो गवर्नर साहब से हम सवाल करेंगे, जनाब आपके ख़ानदान को 40 साल लगे हैं मेयर हाउस बहावलपुर से गवर्नर हाउस लाहौर तक पहुंचने में, तो इस 40 साल के सफ़र को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि वो मेयर मुंतखब हुए थे 83 के इलेक्शन में, उससे पहले वो बल्दिया बहावलपुर के चेयरमैन थे सेठ उबैदुर रहमान साहब। तो अब आप इस सारे सफ़र को कैसा देखते हैं? ये एक अवामी खिदमत का सफ़र है। आपने जो बुज़ुर्गों का नाम लिया, सेठ उबैदुर रहमान साहब से पहले हफीज़ुर रहमान साहब, फिर उनके बारे अज़ीज़ुर रहमान साहब, उनका
ना सिर्फ दीवान फ़रीद बल्कि कुरान मजीद का पूरी दुनिया में पहला सराइकी तर्जमा भी उन्होंने किया, आलिम दीन भी और अदबी शख्सियत भी। और अल्हम्दुलिल्लाह किबला वालिद साहब जो हैं सैयद इबादुर रहमान साहब के बाद वो MNA भी मुंतखब हुए और उससे पहले वो डिप्टी मेयर भी कुछ अर्सा रहे। और फिर 2002 में मैंने पहली दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, मुशर्रफ दौर था, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही मेरी वो इलेक्शन था। और फिर 2008 में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया 2013 में, और फिर मैं सियासी मुआविन बना वज़ीर आला का और MNA भी था, मुख्तलिफ़ जगहों पे खिदमात अंजाम देते रहे। और 2013 में फिर दोबारा MNA बना, फिर पहले वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम, फिर उसके साथ इजाफ़ी चार्ज दाखिला, इजाफ़ी चार्ज इस्ताद मनशियात, और फिर बाद में वफाकी वज़ीर तालीम। और बहुत से अल्लाह ताला ने अच्छे काम लिए। तो मैं समझता हूँ कि अवामी खिदमत का सफ़र है, जारी है। मैंने कभी ओहदों की ख्वाहिश नहीं रखी, लेकिन जब ये ज़िम्मेदारी मिलती है तो उसको निभाने की भरपूर कोशिश की है। अपनी तमाम तर कमियों के बावजूद अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र आगे इसी तरह जारी रहेगा खिदमत का, और इसमें वक्त की कोई कैद नहीं, ये वक्त के साथ साथ चलता है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ इस मरतबा तो बड़ी रुकावटें थीं और लग रहा था कि जनाब ये रुकावटें पता नहीं कैसे दूर होंगी। प्रेसिडेंट नोटिफाई करने को तैयार नहीं थे। साबिक गवर्नर ये कह रहे थे कि जनाब मैं तो बैठा हूँ और मैं आइनी गवर्नर हूँ और मेरा ये मनसब है और मैं इस मनसब को नहीं छोड़ रहा हूँ, और आइन भी मुझे कोई रास्ता ऐसा नहीं देता है कि मैं गवर्नर का ओहदा अपनी मर्ज़ी से छोड़ कर दे रहा हूँ। मैं अगर इस्तीफ़ा नहीं देता हूँ तो ये गवर्नर का ओहदा खाली नहीं होता है। फिर ये सारी रुकावटें दूर हुई और गवर्नर ने नोटिफाई भी कर दिया, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई भी कर दिया, और आपका जो है बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ प्रेसिडेंट हाउस से और आप फिर गवर्नर बने। तो ये प्रोसेस कैसा लग रहा था जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब ये सारा अमल लग रहा था? देखिए, चीज़ें बड़ी वाज़ेह थीं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सदर के पास, सदर मुमलिकत के पास 2 दफ़ा इख्तियार होता है कि वो रिवीजन के लिए वापस भेज सकते हैं, और अगर वो ना भी भेजें तो एक मखसूस दिनों के बाद ख़ुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाता है। तो मैं मशकूर हूँ, उन्होंने आखिरी दिन खुद नोटिफिकेशन कर दिया और ख़ुद उन्होंने इस पर साइन कर दिए और कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्मूथ ट्रांजिशन हो गई और अब इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अब वो ये कहते हैं कि गवर्नर तो मैं ही हूँ, तो फिर उसका क्या? आप उनसे पूछ लीजिए, मेरा ख्याल है वो ये नहीं कहते। वो उस वक्त कहते थे जब पहले सदर ने उनकी हटाए जाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए थे, और वो खुद ब खुद वक्त पूरा होने के साथ जब उनको हटा दिया गया तो उस पर वो एतराज़ करते थे कि चूँकि सदर ने नहीं हटाया तो मैं नहीं हटाया। हालांकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में हटाया जाना भी ठीक था, लेकिन अगर वो होते भी सही गवर्नर तो जब सदर ने नए गवर्नर की तकर्री कर दी तो वैसे ही उनको ख़त्म हो चुका है। पंजाब में अब वफाक के नुमाइंदे हैं और जाहिर है पंजाब के अंदर जो भी गवर्नेंस होती है उस पर आपकी भी नज़र होती है और आप उस साथ आपका ताल्लुक़ भी होता है, वास्ता भी होता है, राब्ता भी होता है। आपने ऐवान का इजलास भी बुलाना होता है, आपने जो गवर्नेंस हो रही है उस पर भी नज़र रखनी होती है। आपके ख़्याल में वफाक को पंजाब के अंदर कुछ मुश्किलात हैं या ख़ुद पंजाब को वफाक से कुछ तवक्कुआत हैं? आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये एक सूबों के साथ वफाक का ताल्लुक़ जो है वो बहुत अहम होता है, और वफाक की जो अकाइयाँ होती हैं उसके साथ वफाक ने सूबे को तवक्को होती है कि वक्त पर हमारी जो रिलीज़ हैं वो की जाएं, और क्योंकि तमाम पैसा FBR के रेवेन्यूज़ और टैक्स रेवेन्यूज़ और तमाम वफाक के पास इकट्ठे होते हैं, उसको रिलीज़ होती हैं, और बहुत से और मामलात हैं जिसमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब में भी कोalition गवर्नमेंट है, वफाक में भी कोalition गवर्नमेंट है, और आपस में बहुत अच्छे मामलात हैं, और मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी दोनों को एक दूसरे से कोई गिला नहीं है और बेहतर तरीके से ये आगे चल रहा है, और गवर्नर हाउस भी उसमें इंशाल्लाह अच्छा किरदार। अच्छा, कोalition गवर्नमेंट तो चल रही है, लेकिन इस कोalition गवर्नमेंट को बनने में जो मुश्किलात थी, एक बड़ा वक्त लगा है, क्योंकि वज़ीर आला का हल्फ नहीं हो रहा है, हुकूमत बन नहीं रही है। वज़ीर आला का हल्फ हो गया तो फिर काबीना नहीं बन रही है, फिर काबीना आकर बहुत दिनों के बाद बनी जब आप गवर्नर बने। तो इस सारे अरसे में गवर्नमेंट को अपना काम करने में मुश्किलात सामने रही हैं। अब क्या तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया गया है? अब टेक ऑफ शुरू हो गया है, टेक ऑफ हुआ है, या अभी टेक ऑफ होने में कुछ वक्त लगेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात क्यों पैदा हुई वो आपके सामने है कि जो
आइनी ज़िम्मेदारियाँ थीं कुछ ओहदों की, उसमें इनहराफ किया गया और उसमें रुकावटें डाली गईं। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल इफ़ इट एंड्स वेल, तो एक अच्छे तरीके से हर चीज़ अपनी जगह पर आती जा रही है और अब मुकम्मल तौर पर हर जगह अपनी अपनी प्लेस है। इस वक्त हुकूमत बहुत संजीदगी से नए बजट जो है वो पेश करने जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह कोशिश की जा रही है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और वो ख़ास तौर पे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में जिनकी बुनियाद भी रख दी गई थी लेकिन पिछले 4 सालों से उनके ऊपर एक ईंट नहीं लगी, उनकी और ये अवामी तरक्की के जो मंसूबे हैं उनको आगे लेकर चला जाए। और इन जनरल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। जनाब, एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये कि पिछले 50 साल से तो बड़ी सरगर्म मूवमेंट चल रही है, लेकिन इससे पहले से ये मूवमेंट तो जब 1 यूनिट कायम हुआ था तब ही जो है वो 4 वफाकी इकाइयों के साथ एक सराइकी के नुमाइंदे भी एंटी 1 यूनिट महाद में शामिल हो गए थे, जनाब रियाज हाशमी साहब, और उन्होंने जद्दोजहद शुरू की थी जब 1 यूनिट को तोड़ने के लिए जद्दोजहद हो रही थी। उसमें बड़े बड़े लोग थे। तो उसके बाद सन 1970-71 के बाद से कंसिस्टेंसी से यहाँ आवाज़ उठ रही है। बहावलपुर डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न में, डरा गाजी खान डिवीज़न में, सरगोदा डिवीज़न में, इवन डरा इस्माइल खान डिवीज़न में भी वहाँ लोग सराइकी बोलते हैं और साहिवाल डिवीज़न में भी लोग सराइकी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी आवाज़ है कि जनाब हमें एक अलग यूनिट के तौर पर तस्लीम किया जाए। तो आप इस मुतालबे को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख़ है और पूरी दुनिया की जो तारीख़ है उसमें ज़्यादा यूनिट्स या ज़्यादा सूबे हमेशा मजबूत वफाक की अलामत होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे नए सूबे बनाए जाने का हामी हूँ, लेकिन ये बात बहुत गौर व खौज़ और इसमें डेलिब्रेशंस के बाद फ़ैसले होते हैं। लेकिन कम अज़ कम मैं और मेरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 फ़ैसलों पे पहुँच चुकी है। एक फ़ैसला ये कि बहावलपुर डिवीज़न पे मुश्तमिल एक बहावलपुर सूबा होना चाहिए जो कि साबका बहावलपुर रियासत थी, और दूसरा ये कि मुल्तान डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न पर मुश्तमिल एक जनूबी पंजाब सूबा होना चाहिए। वक्त के साथ इसका कोई बेहतर नाम भी तजवीज़ किया जा सकता है। अच्छा, फिर 50 साल लगेंगे लोगों को कि जनाब अच्छा इसका नाम सराइकी सूबा होना चाहिए था, तो अभी से तय कर लिया जाए कि जनाब इस सूबे का नाम सराइकी सूबा हो। तो बेहतर है कि इसको तय कर लिया जाए, इसमें कोई एतराज़ नहीं। बलोचिस्तान का नाम भी बलोच से मुंसलिक है, सिंध का नाम और सिंधी ज़ुबान बोली जाती है वहाँ पे, और बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें इस वक्त आकर आप ये देखिए कि सराइकी जो पाकिस्तान में अक्सरियत है, आपने जैसे फरमाया हमारे ख़ानदान की भी सराइकी के लिए जो खिदमात हैं, आप देखिए सिंध में भी बहुत कसीर तादाद में सराइकी बसते हैं, बलोचिस्तान में भी बसते हैं, डेरा इस्माइल खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वहाँ भी सराइकी बसते हैं। और तो जहाँ पे हमें छोटे सूबों की ज़रूरत है वहाँ पे अगर हम सारा सराइकी इलाका मिलाकर एक सराइकी सूबा बनाएं तो शायद वो बहुत बड़ा सूबा हो जाए। बहरहाल इसमें एकेडमिक डिस्कशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पे जो ये 2 इंतज़ामी सूबे हैं, बहावलपुर की एक तारीख़ है, एक वादा है जो वफा ना हो सका, उसको भी बहाल होना चाहिए, और जनूबी पंजाब सूबा भी होना चाहिए। और सराइकी उसका नाम एक बार फिर वही कि जो मर्ज़ी अक्सरियत पसंद करे, शायद रेफरेंडम उसका बेहतरीन ऑप्शन हो कि उसका क्या नाम होना चाहिए और इसका जोग्राफिया क्या हो, इसके बारे में भी लोगों पर छोड़ा जाए कि जनाब जोग्राफिया एक नतीजे पे तो हम पहुंच चुके हैं कि बहावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न पर मुश्तमिल ये जो, लेकिन सरगोदा डिवीज़न का खुशाब डिस्ट्रिक्ट सराइकी स्पीकिंग है, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट सराइकी स्पीकिंग है, बखर डिस्ट्रिक्ट सराइकी स्पीकिंग है, और झंग डिस्ट्रिक्ट सराइकी स्पीकिंग है। झंग से बाकायदा अरकान असम्बली जो है बाकायदा आकर हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पर कह चुके हैं कि जनाब हम शामिल होना चाहते हैं सराइकी सूबे के साथ। वैसे मेरी इसमें ज़ाती राय ये है कि कहीं से इब्तदा कर लेनी चाहिए, कहीं से इब्तदा कर लेनी चाहिए, और वो इब्तदा बेहतरीन इब्तदा है कि मुल्तान और डीजी खान डिवीज़न पे फिलफौर एक सूबा बनना चाहिए। अगर जो आइनी तरीक़ेकार है कि 2/3 अक्सरियत, देखिए ये जब हमने डिसाइड किया मुस्लिम लीग नून के सतह पर कि ये 2 सूबे जो हैं होने चाहिए, तो मुस्लिम लीग नून ने फ़ौरन उसका अमली कदम ये उठाया कि हमारी उस वक्त पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत थी, वहाँ से करारदादें इसकी पास करा लीं। लेकिन हम कौमी असम्बली में ना सिर्फ ये कि हमारी 2/3 अक्सरियत नहीं थी, हम बल्कि अक़लियत में थे 2012 में,
और सेनेट में जो है वो तो हमारी बहुत ही कम सीट्स थी। तो उसके बाद भी जब 2013 से 18 हमारी हुकूमत आई तो 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं थी, और दूसरी बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो इस प्रपोज़ल से इत्तफाक नहीं करती थी, इस तजवीज़ से। तो इंशाअल्लाह अगर दूसरी बड़ी पार्टियों ने इत्तफाक किया या वक्त के साथ अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, गैब का इल्म अल्लाह के पास है कि 2/3 अक्सरियत मिली, तो आप देखेंगे कि ये 2 सूबे इंशाअल्लाह बनेंगे। और वक्त के साथ फिर अगर मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस मुतालबे की हमेशा हामी रही है, बहावलपुर सूबे को की हामी नहीं रही है। बहावलपुर सूबे के बारे में तो सराय के लोग भी अपने रिजर्वेशन तो वो भी रखते हैं ना, कि वो कहते हैं कि हम एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन बहावलपुर के जो मुकीम हैं, आपने जिस तहरीक का जिक्र किया 1 यूनिट के बाद जो बहुत बड़ी तहरीक चली पाकिस्तान में, उसमें बहावलपुर के लोगों ने भारी अक्सरियत के साथ बहावलपुर सूबे के हक़ में फ़ैसला दिया था, और बहावलपुर की तकरीबन तमाम सीट्स जो हैं वो बहावलपुर सूबा महाज ने जीती थी। और उसके बरक्स जो है बहावलपुर की अक्सरियत जो है वो आज भी मैं समझता हूँ कि सराइकी सूबे की बजाय बहावलपुर सूबे की हामी है। तो जिस जगह के जो मुतालबा है हमें वो ज़रूर एंटरटेन करना चाहिए, और बाकी जो है वो मामलात उसके लेकिन इसकी जो बेसिस होती हैं कि जनाब अच्छा एक कल्चर एक बेस है, एक तहजीब एक बेस है, और माशी बुनियादें हैं लोगों की लसानी जो यकजहती होती है एक दूसरे के साथ मिला हुआ, वो सारी बेसिस तो बहुत कामन है। मैं जो सराइकी ज़ुबान बोलता हूँ, आप जो सराइकी ज़ुबान बोलते हैं, जो आपके बुज़ुर्ग सराइकी बोलते हैं, उनके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन रहा वो हम मतलब इस ज़ुबान का ताल्लुक तो एक जैसा था। अगर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की बुनियादों की। देखिए, हमें बुज़ुर्ग बताया करते थे कि बहावलपुर रियासत में एक यकजहती और एक यकसुई का ये आलम था कि अगर बहावल नगर से, जो कि काफ़ी उस वक्त फ़ासला 5 घंटे में पहुंचता था इंसान बहावल नगर से, क्योंकि बहावलपुर साहब का रियासत आप देखें नक्शे में बहुत फैली हुई है, तो वो 5 घंटे में वहाँ से यहाँ पहुँचता था। तो लोग कहते थे कि हमारा रियासती भाई आया हुआ है, और उसका जो डायलेक्ट बोला जाता था वहाँ पे बहावल नगर के इलाकों में वो भी काफ़ी डिफरेंट था जो बहावलपुर से बोला जाता था। लेकिन रियासत के हवाले से बहावलपुर में बोले जाने वाली सराइकी को रियासती कहा जाता था, मुल्तान में बोलने वाली सराइकी को मुल्तानी कहा जाता था, और डेरा इस्माइल खां में बोलने वाली सराइकी को डेरे अली कहा जाता था। तो इसी तरह ये जो आपने फरमाया कि कोई ना कोई जो बुनियाद होती है, बहावलपुर रियासत की एक यकजहती और एक बहावलपुर रियासत का कदीमी जो पस मंज़र है जो इसको आपस में जोड़ता है, वो एक बहुत बड़ी बुनियाद है। लोग उस पर यकीन रखते हैं कि हमें उस तरफ वापस लौटना है और विफाक को मजबूत करना है इसमें जाके। तो बहरहाल मैं इसमें बिल्कुल भी, देखिए मेरी बात सुने, बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं चीज़ों में, और उसमें हमें उलझ के नहीं रह जाना चाहिए। तो उसमें हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। तो मैं आपकी राय का बिल्कुल एहतराम करता हूँ कि सराइकी सूबे की मुतालबात भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मेरा एक पहले से मौक़िफ़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में हमारी पार्टी भी फिर उस मौक़िफ़ पे आई कि बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब, मेरा बहावलपुर के सूबा की हद तक था कि ये ज़रूर बनना चाहिए, और जनूबी पंजाब सूबे के हद वहाँ के बाकी मकामियों ने इस चीज़ को इन्फोर्स किया, ज़ोर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी प्रपोज़ल है टू स्टार्ट विद, और इंशाअल्लाह उसमें बाद में अगर मुल्क में ज़रूरी समझा गया तो वो वक्त के साथ साथ फिर इंडिया में भी एक इर्तकाई अमल है बहुत, और उसमें वहाँ पे एक कमीशन मौजूद है। अच्छा, हम देखते हैं, हम वापस आते हैं आज के हालात की तरफ। जब वफाक में और पंजाब में हुकूमतों की तब्दीली हुई है तो एकदम बहरान पैदा हुए, बड़े बहरान का पैदा होने का अमल शुरू हुआ है। सियासी बहरान, मुआशी बहरान, इक़्तिसादी बहरान, एक बड़ा दोनों यानी पंजाब की सतह पर भी और वफाक की सतह पर बड़े बहरानों की एक नई शक्ल पैदा हुई जो लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब इकनॉमी इतना पीछे चली गई थी, ऐसे हालात में ख़ुद आगे बढ़कर हुकूमत संभालना ये PMLN के लिए और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए ये मुनासिब अमल था, या वो इंतज़ार कर लेते कुछ देर कि वो ठीक है वो अपना वक्त गुजार लें फिर जाते हैं? देखिए, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून और हमारी लीडरशिप कभी भी ये नहीं चाहती थी कि वक्त से पहले हम इंतकाल इक़्तिदार करें, और हम चाहते थे कि उस हुकूमत को पूरा वक्त मिले। लेकिन जब मामलात इस नहज पे पहुंच गए कि लग रहा था कि मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है,
और IMF से बहुत मुश्किल मुआहदा पिछली हुकूमत ने कर लिया और अमली इक़दामात उसके बिल्कुल उलट करना शुरू हो गए। मुआहदा किया कि हम पेट्रोल इतना बढ़ाएंगे, अमली तौर पे बढ़ाया नहीं। मुआहदा किया कि भी हम ये टैक्स लगाएंगे, अमली तौर पे लगाया नहीं। हम कभी भी टैक्स लगाने के हामी नहीं, कभी भी हम रेट बढ़ाने के हामी नहीं। लेकिन जब कोई हुकूमत किसी इंटरनेशनल एजेंसी से तो आपको तो रीनेगोशिएट करना चाहिए था ना, कि उसके साथ करते कि जनाब ये तो वो हुकूमत कर गई है, अब हमारे साथ दोबारा करें, डील करें। मैं उस पर भी आता हूँ। मैं कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, आपने फरमाया कि इन मुश्किल हालात में आपने जो जिम्मेदारी ली, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इंतहाई मुश्किल हालात थे। लेकिन एक तरफ हमें यह था कि हम खुदा ना खास्ता मुल्क को फेल होता नहीं देख सकते थे। तो अगर हमने मुश्किल फ़ैसले आज करने पड़ रहे हैं, और मुश्किल फ़ैसले इसको इसीलिए कहते हैं कि ये आवाम के लिए और हुकूमत के लिए और पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन हमने इसलिए ये ज़िम्मेदारी की कि हमारे राय फ़रार इख्तियार करने की बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए हमने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है और इंशाअल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और हमारा इस पर पुख्ता यकीन है कि इंसान सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ काम करे, अल्लाह ताला बेहतर नताइज देता है इंशाअल्लाह। जी, अब आप बता रहे थे कि रीनेगोशिएट करने का था कि भाई अगर वो मुआहदा कर गए हैं तो उसमें पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो मुआहदे इस तरह के हुए हुए हैं कि उसमें अगर IMF से किस्त ना मिलती इस स्टेज पर आके अचानक, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे जाता था और उससे बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान आना था, बहुत ज़्यादा मुल्की मामलात जो हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारी इंपोर्ट्स, हर चीज़ इतनी मुतासिर होनी थी। और आप देखते हैं कि श्रीलंका में अगर ऐसे हालात बनते हैं तो सिवाय एम्बुलेंस के पेट्रोल नहीं होता, मुल्क का पहिया जाम हो जाता है और कई किस्म के माशरती और मसाइल सर उठा लेते हैं। तो वक्ती तौर पे उसको रोकना था और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको रोकने में कामयाब हुए हैं, वक्ती तौर पे मुश्किल फ़ैसले करके, और इंशाअल्लाह आगे अल्लाह से बहुत बेहतरी की उम्मीदें हैं। ये तो हुआ, लेकिन इसके नतीजे में जो कुछ होना है, जो कुछ हो रहा है, और माशी सतह पर जो कुछ हो रहा है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे तो आपने अपनी मकबूलियत को ख़तरे में डाला है, आपकी पार्टी ने। मैंने बिल्कुल आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, इसीलिए तो इसको कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसला, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये आसान नहीं था। और ये हमारा माजी गवाह है। अब लोगों ने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आई थी तो उससे पहली हुकूमतों में डबल डिजिट इन्फ्लेशंस थी। हम इन्फ्लेशन को 2%, 2.5%, 3% पे ले आए, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की कम तरीन इन्फ्लेशन थी। और इन्फ्लेशन क्या होती है? अफरात ज़र, महंगाई को कंट्रोल किया गया और चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया गया, साथ बिजली को मुहैया किया गया। तो अवामी सर्विस में, अवामी खिदमत में जो जद-ए-तौला रखती है और जो दस्तरस अल्हम्दुलिल्लाह रही है मुस्लिम लीग नून की, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो ये अगर उसके बरक्स हमें आज वक्ती तौर पे कुछ चंद महीनों के लिए कुछ फ़ैसले करने पड़े हैं, तो हमें अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फ़ैसले लोग उसको समझेंगे। लोगों को पता है कि ये पिछले 4 साल की बैड गवर्नेंस जो कि अयां है, पिछले 4 साल में हर मौके पे जगह जगह दास्तानें लिखी हुई हैं पंजाब और बाकी हुकूमत में कि जहाँ पे बैड गवर्नेंस की गई है, और वो लोग उसको समझते हैं। तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है और लोगों के दिलों में इंशाअल्लाह वो हकीकत। देखें, अब आपके पास 1 साल 2 महीने हैं। हम समझते हैं कि जो एक आइनी मुद्दत है कि जब इलेक्शन का अगर शेड्यूल के मुताबिक होते हैं और तो उसके बाद आपके पास 1 साल 2 महीने का तकरीबन इतना वक्त है, या 2 साल, 1 साल 3 महीने का अगर वक्त है आपके पास, तो फिर आपके पास ये सब कुछ डिलीवर करने का वक्त मौजूद है कि आप चीज़ों को दोबारा ट्रैक पर ला सकें, मईशत को दोबारा संभाला दे सकें। और एक बात और भी जहन में रखें कि इस वक्त सियासत में इस्तेहकाम जो है सबसे बड़ा ख़तरा है आपके सामने है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है मुल्क के अंदर, और मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन जो है, जो बहुत ज़्यादा हवा उसको मिल रही है। तो इस सूरत हाल में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपने जिस तरह पहले कहा था कि वक्त से पहले हुकूमत में आने का चैलेंज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने कबूल किया, इस तरह ये चैलेंज भी कबूल किया कि मुस्लिम लीग नून ने जब बाकी इत्तेहादियों ने कहा कि वज़ारत उज़्मा की सीट, वज़ारत आला की सीट, गवर्नर की सीट, फाइनेंस मिनिस्टर की सीट ये मुस्लिम लीग नून ने लेनी है, यानी ड्राइविंग सीट पे हमें बिठाया, तो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी जो है हमें पता है कि हमारे पे आएगी। लेकिन इसको चैलेंज समझ के कबूल किया कि मुल्क के लिए ये बेहतरी इंशाअल्लाह करेंगे और अल्लाह ताला करम करेगा। तो आप देखेंगे बाकी जो अदम इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अदम इस्तेहकाम जो होना था हो गया।
अब आगे अदम इस्तेहकाम नहीं होगा, इंशाल्लाह आगे जो है वो एक पॉलिटिकल स्मूथ सेलिंग होगी और इंशाल्लाह हुकूमत को खुलकर अपनी माशी डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हम जनाब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ से मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। अब पता चला। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू हो रही है गवर्नर पंजाब जनाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब से, और अब मैं इनसे बिल्कुल एक नया सवाल पूछने लगा हूं। जो एक नया मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में इस बार रबी की फसलें भी ठीक नहीं हुई और ख़रीफ़ की फसलों को भी ख़तरात लाक हैं कि वो भी ठीक नहीं हो सकेंगी, क्योंकि पानी का बहरान पैदा हो गया है। पानी ऊपर से कम आ रहा है, आपके ग्लेशियर कम पिघले हैं या आपका कोई और वजूहात हैं, बारिशें इस दफ़ा अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन बहरहाल पानी का बहरान है, पानी ऊपर नहीं है। फिर उसके बाद जो है पानी नीचे सराइकी बेल्ट जहाँ शुरू होता है वहाँ से भी पानी की कमी आ भी है। सिंध में तो बिल्कुल ड्राउट जैसी सूरत हाल है। सिंध में कई अजला जो हैं वहाँ पर पानी पहुँच ही नहीं पाया है, वहाँ फसलें लगाई गई लेकिन फसलें जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं। तो इस सारे बहरान में हमारा मसला ये है कि क्या इस इरिगेशन सिस्टम के साथ जो नहरी निज़ाम है इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, या हमें आबपाशी का नया निज़ाम तलाश करना होगा? जी रज़ा साहब, आपने बहुत अहम एक नुक्ता उठाया है। बिल्कुल हमें नए निज़ाम जो हैं उनको अडॉप्ट करना होगा। पूरी दुनिया में क्रॉप्स के पैटर्न्स के हवाले से कहीं पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है, कहीं पे स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल होता है, कहीं पे टिल बेड टेक्नोलॉजी है जैसे कॉटन में कि एक तरफ से पानी लगाया और दूसरी तरफ से वो पानी निकल जाता है और वो भी काफ़ी हो जाता है फसल को, और उस पानी को सेव करके फिर दूसरी फसल में इस्तेमाल किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसको भी महफूज करने के ज़खायर, तो ये वक्त के साथ साथ हमें इसमें इट्स अबाउट टाइम के इस पे जाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत अहम फिनोमेना है जो ट्रिगर इन कर चुका है। और मैंने अपनी ये ज़िम्मेदारी संभालते ही आपको जान के ये खुशी होगी कि जो पहली चंद हिदायत दी हैं उनमें क्लाइमेट चेंज है, और आप ख़ास तौर पे हमारी जो स्मॉग, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल आ रहे हैं, मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि चांसलर आपको पता है कि वो तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है गवर्नर, और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का जो है पैटर्न इन चीफ होता है। तो मैंने सब यूनिवर्सिटीज़ को ये मुरासला भेजा है कि आपके पास जो जो एक्सपर्टीज़ मौजूद है इस हवाले से आप हमसे शेयर करें, और एनवायरनमेंट चेंज मिनिस्ट्री को भी उसके बारे में मैंने तजावीज़ मांगी है उनसे, और इंशाल्लाह उस पर आपको ये ऑफिस मुसलसल काम करता नज़र आएगा। और ये टॉपिक दिस वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं चाहूँगा कि इस पर हम बेहतरी करें और मज़ीद बेहतरी लेकर आएँ। अच्छा, इस सिलसिले में ज़ाहिर है पानी जो है वो तो मुख्तलिफ बटा हुआ है, हमारे दरिया भी मुख्तलिफ तरीके से तकसीम हुए। ज़ाहिर है एक दरिया जो है चलते हुए खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होते हैं, पंजाब से जो है फिर सराइकी बेल्ट में आते हैं, वहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, देखते हैं तो इनकी कोऑर्डिनेशन को जो इरसा है, और इरसा से तो सबको शिकायतें होती हैं। बलूचिस्तान को शिकायतें सिंध से होती हैं, सिंध को शिकायतें सराइकी बेल्ट से होती हैं, सराइकी बेल्ट को शिकायतें पंजाब से होती हैं, पंजाब को शिकायतें शायद ऊपर वालों से होती होंगी। तो इस तरह से सारी सूरत हाल चलती है। तो इसको किस तरह से और ज़्यादा इस प्लेटफार्म को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए कि ये जो है लोगों को ये शिकायत ना हो? इसमें भावलपुर को शिकायत मुल्तान से भी होती है। हाँ, होती है, यकीनन बड़ी सीरियस होती है, सीरियस शिकायत होती होगी। मसला ये है कि भावलपुर का दरिया ही नहीं है, दरियाई बेच दिया गया, इस पर अलग बात करते हैं। ये पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम तरीन मसले की तरफ आपने निशानदेही की है। सिंध तास माहिदा, इंडस बेसिन ट्रीटी जिस तरह किया गया, पाकिस्तान के दरिया उठाकर हिंदुस्तान को दे दिए गए। मतलब ऐसी दुनिया में कोई मिसाल मौजूद है? यूरोप में कई ममालिक एक दरिया का पानी शेयर करते हैं, और जो दरिया के सबसे आखिर में जो लोग बैठे होते हैं जिन्हें लोअर राइपेरियंस कहा जाता है, उनका हक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्लीम किया गया पानी पर। तो इस हवाले से आप जब दरिया किसी जगह का देख लेते हैं, पूरी दुनिया में रिवर टेम्स के किनारे आपको न्यूयॉर्क, अपना लंदन नज़र आएगा, कहीं पे आपको रिवर हडसन के किनारे कोई बड़ा शहर नज़र आएगा। तमाम जो शहर बड़े बनाए गए वो दरियाओं किनारे वो सस्टेन। राइन एक मुल्क से निकलता है दूसरे मुल्क में, फिर तीसरे मुल्क में, इस तरह से चलता है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप कितना पानी ड्रॉ कर सकते हैं, कितना उसमें वेस्ट आप शामिल कर सकते हैं, उनको उसका ख्याल रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा हक सबसे आखिर वाले का होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं हक बढ़ता चला जाता है।
तो पाकिस्तान लो राइपेरियन। सिंध से फरियाद लेकर आया हूँ और पंजाब के पास आया हूँ इस वक्त, तो गवर्नर हाउस में बैठा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान से दरिया निकलने वाला जो पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान का ज़्यादा हक था। हमने दरिया उठा कर दे दिए, हमारी तहजीब व तमद्दुन उन दरियाओं के किनारे ख़त्म हो गई, हमारे शहर ख़तरे में पड़ गए, वहाँ ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा होना शुरू हो गया, आर्सेनिक उसमें आना शुरू हो गया और मसाइल होना शुरू हो गए, ब्रैकिश वाटर मूव इन करना होना शुरू हो गया, क्योंकि दरियाओं से जुड़े हुए होते हैं ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर, जिन्हें सब सॉइल आक्वाफर्स कहते हैं, और वेसल्स के ज़रिए वो दरिया के बेसन से रिचार्ज होते हैं। वो रिचार्जिंग का अमल मुतासर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के साथ की गई थी, इंडस बेसिन ट्रीटी। और फिर उसके नतीजे में जो मुआहदा किया गया, उस मुआहदे में कहा गया कि दरियाए सिंध से जो लिंक कनाल्स हैं, जिस तरह तौसा पंजनद लिंक कनाल थी, टीपी कनाल हम कहते हैं, इस तरह मुख्तलिफ जो लिंक कनाल्स बनाई गई थी, वो लिंक कनाल्स भी अपनी पूरी सतह से काम नहीं करें। बहावलपुर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मुतासिर हुआ इस मुआहदे के बाद, क्योंकि बहावलपुर में अगर पानी पहले तो दिया नहीं जाता, अगर दे भी दिया जाए तो उस यहाँ पहुँच नहीं सकता। मेल्सी साइफन में मैं एक सिर्फ यहाँ पर ट्यूब्स डलनी थी। आपकी बहुत अहम बात है, मुझे इंतहाई माजरत के साथ कता कलामी करनी पड़ रही है। यहाँ पर जो आबादकारी हुई है जी, और यहाँ पर जो ज़मीनें अलाट की गई हैं गैर हाजिर लोगों को, जो वहाँ के लोग नहीं थे, और लोगों को बेदखल किया गया, और यहाँ नए लोगों को ज़मीनें दी गई। उन ज़मीनों की तरफ तो नहरें 12 महीने चलती रहती हैं, साल के साल चलती रहती हैं, उन नहरों को तो कोई नहीं रोकता है। दो किस्म की आबादकारी हुई है। एक आबादकारी हुई है जो नवाब और बहावलपुर के दौर में हुई, और नवाब साहब ने पूरे हिंदो पाक से बिलखसूस तमाम कौमियतों के लोगों को यहाँ बुलाकर आबादकार किए, और वो आबादकार आज बहावलपुर की तरक्की की ज़मानत हैं, और उनकी जो मेहनत, लगन, गैर आबाद इलाके आबाद हुए। उसके बाद PMLN ने जो भी तकसीम की ज़मीन, वो कुछ ज़मीन ऐसी थी जो लाल सुहारा के मुतासरीन को मिली, वो तो उससे पहले ज़िया-उल-हक दौर में उसके फ़ैसले किए गए और बाद तक वो देते जाते रहे, फिर मुशर्रफ दौर में उसके फ़ैसले हुए। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में अगर की तो सिर्फ़ और सिर्फ चौलिस्तानियों में मेरिट पे बांटी, लेकिन वो भी कई मरहल में वो होनी थी, सिर्फ उसके पहले कुछ मरहल हुए और उसके बाद वो रुक गई। अभी पिछले दौरे हुकूमत में, PTI के दौरे हुकूमत में एक पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत ग्रीन चौलिस्तान प्रोग्राम वफाकी हुकूमत ने लॉन्च किया, और उसमें होना तो ये चाहिए था कि उसमें सिर्फ लीज़ पे ज़मीन दी जाती है, किसी को पट्टे पे नहीं दी जा रही। और हम समझते हैं, मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस पर सिर्फ चौलिस्तानियों का हक़ था, लेकिन उसको कहा तो ये बताया तो ये गया था कि लीज़ पे भी चौलिस्तानियों को दी जाएगी। लेकिन अब देखने और सुनने में ये आ रहा है, इसको मज़ीद भी देखेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत में वो ऑलरेडी पॉलिसी बन के उसके ऊपर अमल दरामद पिछली हुकूमत कर जा चुकी है, जिसमें लाखों एकड़ ज़मीन वहाँ पे दी गई है, और उसमें हमें बहुत से मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए लोग नज़र आते हैं। वहाँ पे नहरें भी नहीं पहुँचती, बल्कि ज़ेर ज़मीन दरियाए हाकड़ा का जो बाकी मांदा पानी है उसको निकाला जा रहा है, और वो बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। तो ये भी ख़तरा है कि वहाँ पे मुकम्मल पानी अगर खारा हो गया तो वो मज़ीद जो मकामी आबादी रहती है, जिनका गुज़र औकात अपना पीने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए वो पानी है, कहीं उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला ना बन जाए। तो वो एक पॉलिसी की गई है, और मैं समझता हूँ, मेरी पार्टी भी समझती है कि पॉलिसी जो वहाँ पर मकामी लोगों को बेदखल कर दे, दरबदर कर दे, बेघर कर दे, और वहाँ पर आबादकारी का सिलसिला हो। और देखें जो चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, आप ही की पार्टी के एक मिनिस्टर थे, और अब भी वो बहुत अहम शख्सियत हैं, भावलनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं, और उन्होंने बाकायदा इस पर एहतजाज किया था कि किस तरह ज़मीनें जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं, किस तरह लोगों को ज़मीनें अलाट की जा रही हैं। वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बैठकर इस फोरम पर और इस कैमरे के सामने अगर मैं नंबरदारों के नाम लेने लग जाऊँ तो लोग हैरान हो जाएंगे कि लोगों की 4-4, 5-5 बड़ी टोपियाँ पहनी हुई थी, बड़े बड़े मुल्क के सबसे बड़े ओहदे उनके पास थे, लेकिन वो बहावलपुर में भी नंबरदार बने हुए थे। तो अगर उन नंबरदारों के नाम लेना शुरू करते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये ज़मीनें अलाट की गई हैं वो तो नहीं थी। आप इनाम के लिए बहावलपुर की ज़मीनें जो हैं, चौलिस्तान की ज़मीनें बांटने के लिए हैं कि किसी को इनाम देना है, किसी ने मैच जीत लिया है, किसी ने वो कारनामा किया तो उसको यहाँ पर ज़मीनें अलाट कर दो। ये तरीक़ेकार तो ठीक नहीं था। जो जनरल अलॉटमेंट है उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हमेशा बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रही है कि सिर्फ चौलिस्तानियों में तकसीम की जाए और चौलिस्तानियों के अलावा वो तकसीम नहीं की जाती। अगर दूसरी हुकूमतों ने जो की हैं उसको भी जो अभी ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पे पिछली हुकूमत ने किया था वो लीज़ एग्रीमेंट्स के ज़रिए कर रहे हैं,
और उसमें भी अगर जो कुछ किया जाना चाहिए था सिर्फ चोलिस्तानियों का हक होना चाहिए। अब PMLN का दौर तो ज़ाहिर है एक ख़ास दौर है ना, एक दौर बड़ा जनरल मुशर्रफ का है, जनरल ज़ियाउल हक का है, और पीपल्स पार्टी तो शायद इन मामलात में आती थी नहीं आती थी उसको पता होगा। लेकिन बहरहाल PMLN के अलावा दो बड़े फौजी हुक्मरानों के दौर भी रहे हैं और उस दौर में ज़मीनें जो है वो दी जाती रही हैं। मैं समझता हूँ कि ग्रांड कमीशन बनना चाहिए जो ज़मीनों के अलाटमेंट के बारे में जायज़ा ले, क्यों भी ज़मीनें अलाट की गई हैं। और ये आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मेरी हमेशा से यही इस्तदा है कि ये चोलिस्तानियों का पहला हक है, होना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से कालाबाग के मकाम पर जिना बैराज जो है वो बन रहा है या बन गया है, और यहाँ पर थल की 20 लाख एकड़ अराजी जो है इसको आबाद किया जाना है। पानी आपके पास है नहीं, सिंध सहरा बन रहा है और वहाँ पर बलूचिस्तान को पानी जा नहीं रहा है। आपका अपना भावलपुर डिवीज़न पूरे का पूरा डिप्राइव है, यहाँ पानी नहीं है। सराय की बेल्ट के दीगर अजला में जो है डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, बक्कर और मुल्तान के दीगर अजला, यहाँ पर तो पानी की बहुत ज़्यादा बहरान है। इस सूरत हाल में आप ऊपर जाकर 20 लाख एकड़ अराजी आबाद करेंगे तो पीछे आगे वाले जो ज़मीन है वो तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ पर पानी नहीं, क्या करेंगे? देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि पानी की अगर मुनसिफाना तकसीम हो तो उससे ना सिर्फ ये कि किसी को शिकायत नहीं होती बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए वो बहुत बड़ी ज़मानत होता है। और अगर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम हो तो चाहे कोई बैराज बने या ना बने, वो मुल्क के लिए एक दो धारी तलवार की तरह नुकसान देता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो फ्लडिंग कॉज कर देता है, और जब पानी की कहत साली हो जाए तो आप उसको अपने पास कंट्रोल करके ज़रूरत के वक्त रिलीज़ नहीं कर सकते। तो पानी की मुनसिफाना तकसीम ही तमाम मसाइल का हल है, चाहे पानी ज़्यादा हो, चाहे खुदा न खास्ता ज़रूरत से ज़्यादा फ्लडिंग की सूरत हाल हो, चाहे कहत साली हो। इसमें पूरी दुनिया में जो डैम्स बनते हैं, बैराजेस बनते हैं, ये चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश है। और उसमें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर वज़ीर आपाशी या ख़ास तौर पे जो वाटर के हवाले से हमारी वजारत है, अगर खुर्शीद शाह सिंध के उसको देखते हैं तो सिंध का बहुत बड़ा जो लोअर राइपेरियंस हैं उनका मसला भी हल होता है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम सूबे इरसा के मेंबर होते हैं। तो मुनसिफाना तकसीम ही इसका वाहिद हल है और वही हमारा वे फॉरवर्ड है। नाज़रीन, यहाँ फिर हम एक वक्फ़ा लेंगे। एक वक्फ़े के लिए मुझे कहा जा रहा है, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और फिर हाज़िर होते हैं। मैंने बहुत अहम सवालात पूछने हैं गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब से। हमारे साथ रहिए। अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जनाब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और अब हमारा एक अहम सवाल ये है कि इस गवर्नर हाउस में 1900 पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक बहुत से गवर्नर रहे हैं। फ्रांसिस मोदी रहे, सरदार अब्दुल निश्तर रहे, आई जुंदरीगर रहे, नवाब कालाबाग रहे और सरफराज चीमा तक 48 मेरे ख्याल में गवर्नर रहे हैं और शायद 49वें गवर्नर हैं जनाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब। तो आप जब यहाँ आए, यहाँ मुंतकिल हुए, यहाँ पहली रात आकर रहे और गवर्नर हाउस आपके लिए एक बिल्कुल एक नई जगह थी। हालांकि आप यहाँ पहले बहुत मरतबा आए होंगे, लेकिन यहाँ मुकीम के तौर पर, एक यहाँ क़याम करने वाले के तौर पर जब आए तो आपको मादी में कौन से गवर्नर याद आते रहे? लगार साहब, बात यह है कि ये दुनिया भी आर्जी है और ये ओहदे तो बिल्कुल ही आर्जी हैं, और इसके साथ ये जो इस घर का मकीन बनना है, ये घर जो है एक इसकी तारीख़ी हैसियत भी है। तो जहाँ ये एज़ाज़ की बात है वहाँ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है और साथ ये एहसास भी है कि ये महज बहुत ही एक आर्जी है, फ़ेज़ है। तो गवर्नर्स जो हैं वो बहुत रहे और उनकी अपनी अपनी पहचान थी। भावलपुर के पहले दीवान और बाद में पहले वो दीवान रहे और बाद में गवर्नर, और फिर वेस्ट पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनाब गुरमानी, मुश्ताक अहमद गुरमानी साहब जो हैं, एक कदावर नाम था जिन्होंने डिप्लोमेसी में भी बहुत काम किया और अपनी एक बहुत ज़ोर और एक अच्छी शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं। खुद अमीर भावलपुर गवर्नर रहे जी। मोहम्मद अब्बास साहब जो हैं वो भी यहाँ पे गवर्नर रहे और कुछ नवाब कालाबाग जैसे कदावर शख्सियात भी गवर्नर रहे जो अपनी
बहुत ही एक ताकत वाला मिजाज भी रखते थे और कुछ करते थे। लेकिन बहरहाल सब गवर्नर्स जो हैं हमारे लिए बहुत काबिल कदर हैं। हर किसी को अल्लाह ने अपने तय खूबियाँ दी। मैं समझता हूँ कि मुझे ये वक्त खिदमत खल्क में गुजारना है और आजिज़ी के साथ गुजारना है। और नहीं, वो आपके मिजाज का हिस्सा है। मैं आपके ख़ानदानी पस मंज़र से भी वाकिफ़ हूँ अच्छी तरह से, और उन तमाम लोगों के बारे में, और जिस तरह सियासत में वो ईमानदारी के साथ और लोगों की खिदमत के जज्बे के साथ आते हैं, उससे भी मैं आगाह हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि 3 गवर्नर जो हैं वो ऐसे हैं जो लगता है कि बड़े चमक दमक के साथ थे। नवाब मुश्ताक गुरमानी साहब, ज़ाहिर है वो पानी यूनिट के भी गवर्नर रहे और फिर पंजाब के भी गवर्नर रहे। नवाब ऑफ कालाबाग थे, और मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई, वहाँ पर तो एक दहशत होती थी। पंजाब में लगता था कि जनाब राज है, जिस तरह से उनका नाम लिया जाता था। तो इन तीनों में से आपको ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा इंसान दोस्त, इन तीनों खूबियों को मिलाकर वो कौन है? देखिए, हर किसी में खूबी होती है, और नवाब कालाबाग की जो रौब वाली शख्सियत थी उसमें वो कई काम उन्होंने उस शख्सियत की वजह से सरअंजाम पाए। लेकिन मुझे इन शख्सियात में गुरमानी साहब ज़्यादा अपील करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पे इजिप्ट में, कायरो में पाकिस्तान के लिए राहें हमवार की, अरब दुनिया के साथ मरासिम के लिए, और एक अपना किरदार से पूरे मुल्क की बेहतरी के काम किए, और अपने इस सूबे की या पूरे वेस्ट पाकिस्तान जब एक था तो उसकी बेहतरी के लिए काम किए। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वो मुझे शायद ज़्यादा इन 3 नामों में अपील करेंगे, और बाकी सब के लिए भी बहुत एहतराम है। अच्छा, हर अहद का अपना एक मसला होता है। हमने देखा ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मसाइल देखे। बाद दफ़ा लगता था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी है, फ़िरका वारियत है, मंशियात है, और हम समझते थे कि पता नहीं पाकिस्तान इन मसाइल से निकल सकेगा, नहीं निकल सकेगा। फिर दहशत गर्दी का ख़त्मा हुआ, फ़िरका वारियत एक हद तक बहुत कम हो गई, और यकीनन आप इसका क्रेडिट भी लेंगे कि हमारे दौर में हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ मसाइल और भी थे जो ख़त्म हुए, और उसके बाद जो है उसके साथ साथ चल रहे थे। बेरोज़गारी, गुर्बत, अफलास भी उसके साथ चलते रहे, और ऊपर बड़े मसाइल ये थे। अब हम आज आते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि नए मसाइल कौन से हैं जो आपके लिए ज़्यादा मसला पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त ख़ास तौर पे हम जिस दौर से निकले हैं ना, उसमें 2 मसाइल जो हैं उसने हमें हिला कर रख दिया है। एक पाकिस्तान की मईशत की ख़राबी, दूसरी पाकिस्तान के अंदर जो माशरती ख़राबियाँ की गई हैं, जिसमें एक पूरी दुनिया में तालीम में हर जगह पे 2 चीज़ों की बहुत अहमियत है। एक ये है कि नाउमीदी नहीं फैलनी चाहिए। जब आप हर बच्चे को और हर शख्स को बताएंगे कि यहाँ हर शख्स चोर है, जबकि ऐसा नहीं है। आप चलें, मुझे इससे एक्सक्लूड कर दीजिए, अपने दाएं बाएं देखिए, आप जैसी अच्छी सोच के लोग आपको हर जगह नज़र आएंगे। आप जैसे अच्छी सोच के लोग आपको हर महकमे में नज़र आएंगे, और अच्छी सोच के लोग इस मुल्क में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी में दुनिया में टॉप में शुमार होता है, जो अपने तौर पे आज यहाँ लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो लूट मार नहीं मचती। दुनिया के कितने महज़ब कहलाने वाले मुल्क ऐसे हैं जहाँ लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाए तो लोग दुकानों से चीज़ें उठा के भागते नज़र आ रहे होते हैं। तो ये मुल्क में मायूसी और नाउमीदी ऐसे फैला दी गई है, और लोग ये समझते हैं कि तो हमारा सोशल फैब्रिक डैमेज किया गया है। पूरी दुनिया में हमने तालीम में जो नया निसाब बनाया उसमें चीज़ें डाली जो हमारी हुकूमत ने, मैंने अपनी उस अर्क-रेज़ी से उसके ऊपर काम किया था कि हमें सिर्फ टॉलरेंस से काम नहीं करना, बल्कि अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का मौक़िफ़ समझना है, अदम बर्दाश्त के रवैयों को ख़त्म करना है, एक बाहमी एहतराम होना चाहिए। अगर एक हम डिफ़र भी एक दूसरे से करें, इख्तलाफ राय भी हो, तो उसमें एक इज़्ज़त के साथ, अगर आप समझते हैं कि ये बेहतर है और मैं समझता हूँ ये बेहतर है, तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे की राय के लिए, और अपनी राय हम रखें, उस पर कायम रहें, लेकिन दूसरे की राय का भी एहतराम करें। लेकिन उसमें कह दिया गया कि नहीं ये गलत, वो गलत, और ये डाकू, वो चोर, और लोगों को एक नाउमीदी और एक माशरती बिगाड़, गालम गलोच का और बद तहजीबी का कल्चर जो इंट्रोड्यूस कराया गया, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। माशी जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और हम बाकी देखें ये अंडरलाइंग चैलेंजेस मौजूद हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, उसमें मैं अब आपके पास इतना वक्त नहीं होगा,
मैं बताऊं कि 2013 से 18 तक हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को कैसे नीचे लेकर आए थे कि स्कूल से बाहर बच्चों की ना सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म में बल्कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तादाद कम की थी, वो बढ़ती चली गई। हमने HEC में कैसे बजट बढ़ाया था, हम 100 अरब से ऊपर HEC का बजट ले गए थे, वो आधा कर दिया गया। लोगों को ये बताया कि तालीम से कौमें बनती हैं, लेकिन उसका बजट आधा कर दिया गया। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दोबारा हमें वहाँ से जाकर उसको आगे लेके जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वो बड़े अहम मसाइल हैं हर मसला। लेकिन जो सबसे बड़े चैलेंजेस इस वक्त राइट नाउ, जिसे कहते हैं ना कि आपको अगर 3 बीमारियाँ हों, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उंगली कट जाए तो फ़ौरन अस्पताल आप जाते हैं, वो उसका खून रोकते हैं कि इमरजेंसी में पहले ट्रीट करते हैं। तो इस वक्त जो 2 ब्लीडिंग हमारे मसाइल हैं ना, वो ये मईशत और माशरती एक अदम बर्दाश्त के रवैये। आपने बहुत अहम निशानदेही की है कि सोसाइटी के अंदर जो मायूसी फैलती है और अदम इत्मीनान फैलता है और नाउमीदी फैलती है, तो फिर सोसाइटी के बेसिक फेबर्स जो हैं वो टूटने लग जाते हैं और सोसाइटी के अंदर सोशल फैब्रिक आपका अदम इस्तेहकाम सोसाइटी के अंदर आ जाता है। क्या वाकई एक तो है, ये बिल्कुल है कि मायूसी फैली है लोगों के अंदर, और वसी पैमाने पर जो है ऐसी सूरत हाल में लोग जो हैं वो मसीहा तलाश करते हैं, लोग हीरोज़ को तलाश करते हैं। जबकि ब्रिख्त ने लिखा था कि बदनसीब होती है वो कौम जिसे हीरो की ज़रूरत होती है, ये उसने कहा था। तो हम हीरो तलाश कर रहे होते हैं। तो आपका वाकई ये ख्याल है, ये बड़ा बुनियादी मसला है, मैं तस्लीम करता हूँ, क्या मुल्क का मसला एक करप्शन नहीं है? पंजाब में या सिंध में या दूसरे सूबों में नीचे से ऊपर तक फैली हुई करप्शन नहीं है? वो कितने अरसे में फैली, कब फैली, कैसे फैली है, ये एक अलग बात है, लेकिन क्या करप्शन ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में मौजूद? देखिए, करप्शन जो है उसके लिए अदम बर्दाश्त हमारा दीनी फरीज़ा भी है और सियासी फरीज़ा भी है और माशरती फरीज़ा भी है। और करप्शन में लेकिन आप देखें कि जब भी PMLN की गवर्नमेंट थी 2013 से 18, हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि पूरी दुनिया के तकरीबन 170-80 ममालिक की रेटिंग करता है कि स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पे बहुत कम करप्शन कोई समझता है होगी, उसको भी वो रेटिंग करता है कि कितनी करप्शन है, या फिनलैंड में कितनी है, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कितनी है। तो उस रेटिंग में हम 2013 से 18 करप्शन में नीचे और शफाफियत में ऊपर गए थे। बदकिस्मती से पिछले दौर में फिर दोबारा करप्शन का बहुत अरूज हुआ है, और अभी ये करप्शन जो है मसला ज़रूर होता है, लेकिन इस वक्त जो आपने पूछा बड़े मसाइल, वो मईशत और माशरती मसाइल हैं, और वो हमने उस करप्शन को डील कर रहे हैं। हमने उस तरह की अंगूठियों के ऊपर, हीरों के ऊपर फैसले नहीं होने देने इस हुकूमत ने कि किसी ने अपने कोई ताले खुलवाने हो तो उसमें तोहफे लेकर खुल जाएं। ये इस हुकूमत ने शफाफियत से इंशाल्लाह चलना है। अच्छा, बहुत से सवाल थे, बहुत सी चीज़ें पूछनी थी। प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि टाइम जो है आपका कम हो रहा है, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। हमने बड़े आसार कदीमा देखे हैं आपके बहावलपुर डिवीज़न के अंदर, किला डेरावर देखा, बिजनौर देखा, पतन मुनारा देखा, फुटा महान में मैंने जाकर ख़ुद देखा था कि सस्सी एक करैक्टर है, उसकी माड़ी खड़ी हुई थी। ये खंडरात जो हैं वो खंडरात बनते जा रहे हैं, ये चीज़ें टूटती चली जा रही हैं। आसार कदीमा अब वफाक से सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं, तो क्या इस पर भी कोई तवज्जो दी जाएगी कि इन चीज़ों की बहाली का अमल हो? इस बड़ी अट्रैक्शन है आपके लिए, आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, आएँ हमारी ये चीज़ें देखें जो हज़ारों साल से खड़ी हुई। जी इंशाल्लाह, हमने पहले भी किया। हालांकि किला डेरावर जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, लेकिन उसमें हमने फ़ंड्स लगाए थे पिछले दौरे हुकूमत में। उसके अंदर उसकी दीवारें गिर रही थी, उसी तरह की उसी साख्त की ईंटें दोबारा बना के उन दीवारों को मजबूत किया, उस पर फ़ंड लगाए। बाकी जगहों पे भी हैं, यूनेस्को को मैंने इनवाइट किया था और पाकिस्तान में उनको भी इन जगहों पे भेजा और उसकी बहाली की कोशिश की। आपके पास वक्त होता तो मुझे बहुत खुशी होती कि सराइकी इलाकों की आपने बात की, जनूबी पंजाब की बात की, वहाँ पे हम उन इनिशिएटिव्स का बताते कि गाजी यूनिवर्सिटी कैसे बनी, मेडिकल कॉलेजेस कैसे बने, भावनगर में, हासिलपुर में, रहीम अरकाम फ़रीद यूनिवर्सिटी कैसे बनी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैसे स्ट्रेंथन हुई, भावलपुर में चोलिस्तान यूनिवर्सिटी कैसे बनी, और होम इकनॉमिक्स कॉलेज भावलपुर में कैसे बना और कैसे रोका गया उसको पिछले 4 सालों में। बताते खुद मैं तो वाकिफ़ हूँ बहुत सी चीज़ों से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी एक बहुत तरजीह है। अपने नाज़रीन के लिए ये इंटरव्यू फिर करेंगे और गवर्नर साहब से इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जल्द होगी, इसकी तशनगी रहेगी। और ये आप लोग भी इंतज़ार करें और इंशाल्लाह गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात होगी। अब हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नर पंजाब जनाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब के, इन्होंने हमें वक्त दिया, हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए इंटरव्यू के साथ। बहुत नवाज़िश। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।